स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास क्लासेस बाय आरके पे। मैं फिर लेके आ गई हूँ सामान्य हिंदी के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ये सारे क्वेश्चंस हमारे पीईटी एग्जाम और यूपी लेखपाल जैसे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इन्हें लास्ट तक आप जरूर देखिएगा, क्योंकि जो हमारा पीईटी का एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है तो उसमें ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को अपने देखते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा। तो बात करें तो जो कार्यालय आदेश होते हैं उसमें अधिकारी का जो हस्ताक्षर होता है वो नीचे दाहिनी ओर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो संयोग की बात करें तो यहाँ पे सम उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ध्यान रखिएगा, उपसर्ग क्या होते हैं, जो कि आगे किसी भी शब्द के आगे की ओर यूज होते हैं उन्हें उपसर्ग को बोलते हैं, और जो पीछे की ओर यूज होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, प्रत्यय के नाम से जानते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्वित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे जो वार्षिक शब्द है यहाँ पे तद्वित प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ये होता क्या है, तो संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के अंत में जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, तद्वित प्रत्यय बोलते हैं। जैसे कि लघु ता, लघु प्लस ता, तो यहाँ पे ता क्या है, तद्वित प्रत्यय है। उसी तरह से बोला जाए बड़ाई, बड़ाई में क्या है, आई जो है ये क्या है, तद्वित प्रत्यय है। सुंदरता में सुंदरता, ता जो है ये क्या है, तद्वित प्रत्यय है। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमें देखते हैं। अगला है हमारा, गोद लिया हुआ पुत्र के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या होगा। तो गोद लिए हुए पुत्र को एक शब्द में अगर बोला जाए तो दत्तक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, दत्तक बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। अगला हमारा क्वेश्चन है, उनके बिना तुम कुछ नहीं हो। वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है। तो इनमें कौन सा है जो कि संबंध दिखा रहा है। दो लोगों में जब संबंध दिखाया जाता है तो वहां संबंध बोधक शब्द होता है। कौन सा शब्द है, तो यहाँ ध्यान रखना है, बिना शब्द जो है वो संबंध दिखा रहा है। तो जो शब्द संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों में बताते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, संबंध बोधक शब्द बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो बिना शब्द है यहाँ पे संबंध बोधक शब्द है। अगला हमारा, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो ब्रज भाषा शब्द है ये बिल्कुल ही शुद्ध वर्तनी है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला है, राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है। तो यहाँ पे होगा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये भविष्य काल है। हमें ध्यान रखना है, राम खाता होगा यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे एक संदिग्ध दिखाई दे रही है, मतलब संदेह की बात हो रही है, लेकिन ये काम वर्तमान में हो रहा होगा और संदेह, लेकिन ये क्या है, संदेहपूर्ण है। तो यहाँ पे संदिग्ध वर्तमान होगा। क्या होगा, संदिग्ध वर्तमान काल होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है। तो बात करें तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है, धूप में चला नहीं जाता, ये क्या है, भाववाच्य का उदाहरण है। तो ध्यान रखना है, यहाँ भाव प्रकट हो रहा है, धूप में चला नहीं जाता। तो धूप में चला नहीं जाता क्या है, यहाँ पे भाववाच्य का ये एक उदाहरण हो जाएगा। अगला हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इसमें बात करें तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, ये बिल्कुल ही शुद्ध वाक्य है, बिल्कुल सही है। तो मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा, लेन देन, विरह मिलन, जड़ चेतन आदि शब्द युग्मों के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तो ये सभी देख रहे हैं, यहाँ पे लेन देन, लेन और देन के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी से क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह के नाम से जानते हैं। और इन सभी शब्दों के बीच योजक चिन्ह आएगा, जैसे कि लेन और देन। इसी तरह से विरह और मिलन, विरह और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मिलन। तो इस तरीके से योजक चिन्ह का प्रयोग इसमें किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा, नीचे दिए मुहावरे और उनके अर्थ के जोड़े में से एक जोड़ा गलत है, उसे पहचानना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है, आसन डोलना, इसका मतलब विचलित होना, ये बिल्कुल गलत है। ये गलत ही जोड़ा हमें चूज करना है। आसन डोलना का मतलब विचलित होना।
तो ये गलत है। आसन डोलना का मतलब क्या होता है, तो ध्यान रखना है आसन डोलना मुहावरे का अर्थ होता है कारणवश मन का विचलित होना, किसी कारण से मन का विचलित होना होता है आसन डोलना का। यहाँ पे लिखा है विचलित न होना, तो ये गलत है। अच्छा, विचलित न होना का क्या होता है, तो आसमान डोलना। क्या होता है, आसमान डोलना, इसे बोलते हैं, इसका अर्थ होता है विचलित न होना। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंख का अंधा नाम नयन सुख, इसका अर्थ क्या होगा, तो श्लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी है, गुड़ के विरुद्ध नाम होना। मतलब गुड़ तो बिल्कुल ही डिफरेंट है उनके नाम से, नाम कुछ और है और जो होना चाहिए अर्थ उस अर्थ में वो बिल्कुल भी प्रकट नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल ही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, रचनाकार और रचना का कौन सा युग्म सही नहीं है, तो यहाँ पे सही नहीं है बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है तुलसी रामचरितमानस का, बिल्कुल सही है ये। कुतुबन मृगावत बिल्कुल सही है। जायसी की पद्मावत है, बिल्कुल सही है। मंजन की चित्रावली नहीं, मंजन की चित्रावली नहीं है। चित्रावली जो है वो किसकी रचना है, तो ये उस्मान की रचना है। ध्यान रखना है कि चित्रावली जो है वो किसकी है, उस्मान की रचना है और मंजन की रचना नहीं है। मंजन की एक प्रसिद्ध रचना का नाम आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला हमारा वर्ष 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, नासुराज शर्मा को दिया गया था। अगला हमारा स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो बात करें स्वर संधि की, तो स्वर संधि कुल 5 प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के स्वर संधि होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कौन कौन से होते हैं, तो दीर्घ संधि, ध्यान रख लेना है कौन से होते हैं, दीर्घ संधि और गुण संधि, दीर्घ गुण और वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, और कौन से होते हैं, यड़ संधि और आयादि संधि। तो ये सारे क्या हैं, स्वर संधि के भाग है, तो इसे ध्यान रखना है, आयादि संधि। एक मिनट इसे सही कर लीजिएगा, आयादि संधि। एक बार मैं और बोल देती हूँ कौन कौन से हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और आयादि संधि, ये सभी ही स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभिज्ञ अनभिज्ञ शब्दों का सही अर्थ बताइए। तो अभिज्ञ का मतलब होता है जानकार, जानना, किसी चीज को जानने वाला, और अनभिज्ञ का मतलब होता है जो किसी चीज से अनजान हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जानकार और ना जानकार। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला हमारा अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद बताइए। तो अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 8 भेद होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 8 भेद कौन कौन से होते हैं, तो विधिवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, इच्छावाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। तो ये सभी क्या हैं, 8 अर्थ के आधार पर वाक्यों के ये 8 भेद होते हैं। और इनके अगर डिटेल वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं बहुत ही जल्दी सबका डिटेल वीडियो लाने की कोशिश करूंगी। और मैं बहुत ही जल्दी जितने भी व्याकरण के इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि संधि, समास, अलंकार, इन सभी का सेपरेट वीडियो बहुत ही जल्दी ले आऊँगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो बात करें यहाँ पे जो अंधेरा शब्द है ये पुल्लिंग है। यहाँ पे जो अंधेरे शब्द है ये क्या है, यहाँ पे पुल्लिंग है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक पदों या पुनरुक्त या युग्म शब्दों के मध्य किसका प्रयोग किया जाता है। तो जो सामाजिक पद होते हैं या पुनरुक्त शब्द होते हैं उनके बीच किसका प्रयोग किया जाता है, तो उनके बीच योजक चिन्ह का प्रयोग, मतलब ये डैश टाइप का जो होता है ये योजक चिन्ह होते हैं, 2 शब्दों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, तो इन्हें ही प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें जो ऋषि शब्द है ये क्या है, बिल्कुल शुद्ध वर्तनी है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है। तो इसमें कौन सा शब्द है जो कि विदेश का नहीं है। तो इसमें जो कान शब्द है ये विदेशी शब्द नहीं है, ये अपने यहाँ का ही शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल इसका करेक्ट है। अपना क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं, काव्य के आस्वादन में जो आनंद प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं। तो किसी भी काव्य के बोलने में, बात करने में जो सुख प्राप्त होता है, जो आनंद प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं, रस बोलते हैं। तो ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी जो है
ये करेक्ट हो जाएगा। और कितने प्रकार के रस हैं, तो कुल 9 प्रकार के रस हैं। मैंने इसे पूरे डिटेल में जो अपनी पिछली वीडियो था उसमें मैंने बताया, उसे जाके एक बार आप ज़रूर चेक करिए। मैंने बहुत से टॉपिक को पिछले जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनके साथ कवर किया है, तो उन्हें जाके एक बार आप ज़रूर चेक करिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल इसका करेक्ट है। अगला हमारा क्वेश्चन है, रस के कितने अंग होते हैं? रस के कितने अंग होते हैं? तो ऑप्शन नंबर जो बी है 2 अंग होते हैं। तो ध्यान रखना है ये बिल्कुल ही करेक्ट है। कौन कौन से होते हैं ये भी ध्यान रखना है। सॉरी, यहाँ ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ए नहीं बी। ऑप्शन नंबर बी, थोड़ा सा ऑप्शन इधर उधर हो गया। तो 4 जो होते हैं रस के अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो ध्यान रखना है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये क्या है? रस के अंग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो हमारा निर्देश है, निर्देश क्या है कि वाक्य दिए रहेंगे और उन वाक्यों में से देखना होगा कि देखिए जैसे कोई भी वाक्य है उसको 4 भागों में बांट दिया जाएगा, ए बी सी और डी। इसमें से देखा जाएगा कौन सा ऐसा वाक्य है जो कि क्या है? गलत है, उसमें त्रुटि है कोई ना कोई। तो अगर कोई त्रुटि है तो उसी ऑप्शन को हमें करेक्ट करना होता है, और अगर नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी को हमें टिक लगाना होता है। तो ये निर्देश में लिखा हुआ है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं, तब हमें चीज़ें समझ में आएंगी। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? पहला है, मतलब 24 नंबर का क्वेश्चन है कि जैसे एक देखिए यहाँ से पूरा यहाँ से लेकर के ये पूरा एक वाक्य है। अगर इसमें त्रुटि है तो ऑप्शन नंबर ए, अगर इसमें त्रुटि है तो बी लगाना है, और इसमें त्रुटि है तो सी, और कोई त्रुटि नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट करना होगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। मतलब दिया क्या है, आप यहाँ से इसी वक्त अपने घर चले जाओ और इनमें कोई त्रुटि नहीं है। तो कौन सा इसमें सही होगा? तो ध्यान रखना है, इस वाक्य में कोई भी त्रुटि नहीं है, बिल्कुल सही है ये। आप यहाँ से इसी वक्त अपने घर चले जाओ, बिल्कुल करेक्ट वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, कोई त्रुटि इसमें नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा है, उसकी खबर स्थिति को देखकर मुझे दुख और क्षोभ हुए, कोई त्रुटि नहीं है। तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी त्रुटि है? तो देख सकते हैं हम कि क्षोभ हुए, क्षोभ हुए जो है यहाँ पे बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ हुए नहीं होना चाहिए, यहाँ हुआ होना चाहिए। उसकी खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख और क्षोभ हुआ। तो ये ऑप्शन नंबर सी में गलती है। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गए आज के हमारे हिंदी के क्वेश्चंस। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। आई थिंक जो अगली हमारी वीडियो आएगी वो जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस से आएगी, क्योंकि आपको पता है पीईटी के एग्जाम में जीके के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो उनके क्वेश्चन मैं बहुत जल्दी लेके आने वाली हूँ, और उससे आप पूरा ज़रूर देख के जाइएगा। सारे क्वेश्चंस मैं सेलेक्टेड ले आती हूँ जो कि एग्जाम में पूछा गया है और पूछे जाने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।